गुप्त साम्राज्य, यानी लगभग 320 से 550 ईस्वी का वो दौर जिसे हम अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहकर याद करते हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गाना हम सबने कभी ना कभी तो जरूर सुना है। और जानते हैं, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये उस फख्र की, उस गर्व की भावना का प्रतीक है जो हम उस दौर की कामयाबियों से जोड़ते हैं। और यही भावना हमें गुप्त काल की उन महान खोजों की याद दिलाती है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। इस पड़ताल में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या क्या उपलब्धियां थी, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसे स्वर्ण युग कहने का चलन आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझना है कि स्वर्ण युग शब्द गुप्त काल के लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, ये लेबल तो सदियों बाद 19वीं और 20वीं सदी में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तब दिया गया। उस समय एक तरह की वैचारिक लड़ाई छिड़ गई थी। एक तरफ थे ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार जो कहते थे कि भारत हमेशा से एक पिछड़ा देश रहा है, और ऐसा कहकर वो अपने राज को सही ठहराते थे। तो दूसरी तरफ थे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए गुप्त काल जैसे गौरवशाली युगों की कहानियों को सामने रखा, ताकि भारतीयों में अपने इतिहास को लेकर एक आत्मसम्मान और गर्व की भावना जागे। और इसी बहस का, इतिहास को देखने के इसी अलग अलग नजरिए का नतीजा है गुप्त काल की स्वर्ण युग वाली छवि। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक नजरिया है जिसे एक खास मकसद से बनाया और बढ़ावा दिया गया था। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं, उन तर्कों को देखते हैं जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने दिए। आखिर वो कौन सी उपलब्धियां थीं जिन्होंने इस युग को इतना महान बना दिया। इस युग की वैज्ञानिक सोच के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसे हम आज भी जानते हैं, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। उन्हें हम बीजगणित यानी अलजेब्रा के संस्थापकों में से एक मानते हैं। जरा सोचिए, जीरो यानी शून्य की अवधारणा और डेसिमल सिस्टम जिस पर आज की पूरी मॉडर्न मैथ्स टिकी है, वो इसी गुप्त काल में भारत में विकसित हुआ, यूरोप से सदियों पहले। ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी खोज थी। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू दशमलव के 4 अंकों तक इतनी जबरदस्त सटीकता से निकाली थी। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक अविश्वसनीय कैलकुलेशन थी। और सुनिए, उन्होंने एक सोलर ईयर यानी सौर्य वर्ष की लंबाई भी बहुत सटीक तरीके से कैलकुलेट की। और तो और उन्होंने ये थ्योरी भी दी कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, और सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे की वैज्ञानिक वजह भी बताई। और ये कहानी सिर्फ आर्यभट्ट पर खत्म नहीं होती। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सर्जरी के जनक माने जाने वाले सुश्रुत और आयुर्वेद के महान ज्ञाता धन्वंतरी, इन जैसे कई विद्वानों ने इस दौर को ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना दिया था। उस दौर की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड थी, इसका जीता जागता सबूत है दिल्ली में खड़ा ये लौह स्तंभ। सोचिए, 1500 साल से भी ज्यादा वक्त से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, और आज तक इस पर जंग का एक निशान नहीं है। ये उस समय की मेटलर्जी की कमाल की मिसाल है। और बात सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं थी। अजंता की गुफाओं में बने चित्र बताते हैं कि पेंटिंग और रंगों को बनाने की कला भी अपने शिखर पर थी। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र तो देखने में ऐसा लगता है जैसे उसमें 3D इफेक्ट हो। साहित्य के मामले में तो ये युग सचमुच एक सुनहरा दौर था। कालिदास, जिन्हें इस युग का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा जिसका अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इसी दौर में शूद्रक का मृच्छकटिकम और वात्स्यायन का कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी लिखे गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस दौर में कानून और व्यवस्था का सिस्टम भी बहुत एडवांस हो गया था। प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़ों के लिए सिविल लॉ यानी दीवानी कानून, और जुर्म के लिए क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून पहली बार साफ साफ तौर पर अलग किए गए। तो ये सारी उपलब्धियां देखकर तो यही लगता है कि इसे स्वर्ण युग कहना बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सिक्के का बस एक ही पहलू होता है? अब कहानी का दूसरा और थोड़ा धुंधला पहलू भी देखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या उस दौर का एक आम इंसान, एक आम महिला या समाज के निचले तबके के लोग, क्या वो भी इसे एक सुनहरा दौर मानते होंगे? देखिए, इसी दौर में एक नया सिस्टम धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था।
राजाओं ने अपने अधिकारियों और ब्राह्मणों को सैलरी की जगह जमीनें दान में देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन जमीनों के मालिकों, जिन्हें सामंत कहते थे, उनका हक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि उस पर काम करने वाले किसानों पर भी हो गया। नतीजा, किसानों ने अपनी जमीन पर अपना हक खो दिया और वो एक तरह से बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। इसी को हम सामंतवाद का उदय कहते हैं, जिसने आम किसान की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। और इस आर्थिक शोषण को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को और भी सख्त बना दिया गया। यहाँ तक कि ऊंचे वर्ग की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी कम होने लगी। समाज में पितृसत्ता हावी हो गई और महिलाओं को पति की संपत्ति की तरह देखा जाने लगा। और शायद सबसे चौंकाने वाली और दुखद बात यह है कि इसी स्वर्ण युग के दौरान साल 510 ईस्वी में हमें सती प्रथा का पहला पुरातात्विक सबूत मिलता है। एक ऐसी क्रूर प्रथा जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। तो हमने कहानी के दोनों पहलू देखे। एक तरफ वो हैरान कर देने वाली उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ समाज में बढ़ता हुआ शोषण और गहरी होती असमानता। तो आखिर हम क्या कहें? देखिए, जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ण युग को नापते कैसे हैं। अगर हमारा पैमाना सिर्फ विज्ञान, साहित्य और कला में समाज के ऊपरी तबके की तरक्की है, तो हाँ, ये दौर यकीनन एक स्वर्ण युग था। लेकिन अगर हम आम लोगों, महिलाओं और निचली जातियों की जिंदगी को देखें, तो ये लेबल शायद एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति, एक एग्जैजरेशन लगता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसा युग जिसमें एक तरफ तो अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन दूसरी तरफ गहरी सामाजिक असमानता, हम उसे कैसे याद रखें? इतिहास का मूल्यांकन करते समय हमें किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।